गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं AC मशीन बाइंडिंग के 14 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा जो अरिहंत बुक से लिया गया है। इससे पहले हम आपको 1 से 12 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करा चुके हैं। आज चलिए हम 13 से स्टार्ट करते हैं। और ये AC मशीन में बाइंडिंग जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होगा। देखिए प्रति फेज कह रहा है, आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। प्रति फेज कुंडली की संख्या निकालना है। प्रति फेज में यानी एक फेज में, प्रति मतलब प्रत्येक फेज में कुंडलियों की संख्या निकालना है। तो अगर प्रत्येक फेज लिखा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, कुल कुंडलियों की संख्या यानी कुल कुंडलियों की संख्या बटे फेजों की संख्या होता है। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल कुंडलियों बटे फेजों की संख्या, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए का सही होगा। इसका 13 का ए नंबर सही है। और जो कोई भी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और इसका अगर वो थ्योरी देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा लेक्चर। इसलिए आप इसके पहले क्या करें, ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आप इसका जो है ना थ्योरी लेक्चर जरूर देख ले। AC मशीन बाइंडिंग वहाँ ब्रीफली डिस्कस किया गया है। चलिए हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रति फेज प्रति पोल कुंडलियों की संख्या ज्ञात करना। देखिए यह वहाँ पे था प्रति फेज, अब यहाँ प्रति फेज प्रति पोल आ गया। गौर कीजिएगा, प्रति फेज प्रति पोल आ गया है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल कुंडलियों की संख्या तो रहेगा ही ऊपर में, कुल कुंडलियों की संख्या तो ऊपर में रहेगा ही, कुल कुंडलियों की संख्या। अगर यहाँ प्रति फेज प्रति पोल है तो यहाँ दोनों क्या होगा, फेज की संख्या गुना पोल जोड़ों की संख्या हो जाएगा। फेज की संख्या बटे पोल जोड़ों की संख्या। ठीक है, पोल जोड़ों की संख्या, ये ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रेरण मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खांचों विद्युतीय अंश की गणना निम्न सूत्र से किया जाता है। कह रहा है प्रेरण मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खांचा वैद्युतिक अंश की गणना। देखिए प्रति खांचा वैद्युतिक अंश ज्ञात करना है, प्रति स्लॉट इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालना है। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो देखिए प्रति खांचा अगर निकालना हो तो उसके देखिए प्रति खांचा वैद्युतिकी अंश निकालना, यही कर रहा है प्रति खांचा वैद्युतिकी अंश। तो कुल वैद्युतिकी अंश बटे खांचा की कुल संख्या, इसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं। ये जितना भी हम बता रहे हैं आपको आज का क्लास में, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, या सेमेस्टर का या एनुअली आपका तैयारी कर रहे हो, या कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3 फेज के स्टेटर में स्लॉट के संदर्भ में फेज विस्थापन 3 फेज है। देखिए यहाँ फेज 3 है, तो 3 फेज के केस में होता है 120 डिग्री बटे स्लॉट की दूरी यानी डिग्री में, ठीक है ना। 3 फेज के केस में होता है 120। चूंकि हम लोग 3 फेज में हम आपको सारा बता चुके हैं। 3 फेज रहेगा तो बाइंडिंग कैसे रहेगा, एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से ऐसे रहेगा ना, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तीनों 120 ही 20 पे होता है, तो इसलिए 120 बटे स्लॉट की दूरी। ठीक है, 16
17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि पोल पिच की गणना इसके द्वारा की जाती है। पोल पिच ये हम सारा बता चुके हैं डीसी मशीन में एवं लघु ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में, फिर भी हम बता रहे हैं पोल पिच की गणना करना है, वाईपी की गणना हमको करना है। तो वाईपी पोल पिच की हमेशा हम गणना कैसे करते हैं, स्लॉट की कुल संख्या, कुल स्लॉट की संख्या बटे पोलों की संख्या से, या चालकों की कुल संख्या बटे पोलों की संख्या। दो तरह से हम पोल पिच की गणना करते हैं, स्लॉट की संख्या से या चालकों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, कुल स्लॉट की संख्या बटे पोलों की संख्या। अब देखिए पोल पिच के बारे में आप लोग सुन लीजिए, पोल पिच के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पोल पिच हम क्या बताए थे आप लोग को, ये नॉर्थ है, ये साउथ, इसके बीच में क्या है, क्वाइल है। हम क्या बताए थे कि किन्हीं भी दो पोलों के बीच की दूरी को, किन्हीं दो संलग्न पोल के बीच की दूरी, ये देखिए ये नॉर्थ और साउथ है ना, दो संलग्न पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते थे, वाईपी यानी पोल पिच कहते हैं। और ये पोल पिच कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, पोल पिच फाइंड करने का नियम है स्लॉट की संख्या पे या चालकों की संख्या द्वारा। ये हमेशा जो है ना पोल पिच की जो गणना की जाती है, पोल पिच का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो स्लॉट की संख्या या पोलों की संख्या के द्वारा, इसलिए ये बी नंबर इसका सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक परत वाइंडिंग में स्टेटर या आर्मेचर में क्वाइल की संख्या निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए एक परत वाइंडिंग यानी सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात की जा रही है। सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग मतलब एक स्लॉट में एक ही क्वाइल रहेगा। सिंगल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट में किसी एक क्वाइल का पार्ट्स स्थापित करते हैं, ये भी हम बता चुके हैं, फिर भी हम चलिए आपको बता देते हैं। सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या है नियम, चलिए सिंगल लेयर वाइंडिंग को समझिए। सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। सिंगल लेयर वाइंडिंग में, सिंगल लेयर वाइंडिंग में देखिए क्या होता है, देख रहे हैं, इसको आप लोग क्रम से देखिए। देखिए यही आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग है। सिंगल लेयर वाइंडिंग में देखिए ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट, ये देखिए ये स्लॉट है। एक स्लॉट में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक क्वाइल का एक पार्ट्स रखे हैं, ये क्वाइल है, एक क्वाइल, एक किसी एक क्वाइल का पार्ट्स को रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए एक स्लॉट में कितने क्वाइल हो गए, दो क्वाइल में, एक स्लॉट में दो क्वाइल हो गया ना, यानी खांचों की कुल संख्या बराबर क्या होगा, 2 गुना क्वाइल की कुल संख्या, यही ना हो गया जी। एक क्वाइल में 2 गो क्वाइल, एक क्वाइल में क्वाइल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो स्लॉट की संख्या बटे 2, यही ना होगा। यानी एक स्लॉट में 2 क्वाइल रखे हैं, देखिए 1 और ये 2, तो लिखिएगा ना स्लॉट की संख्या बराबर 2 गुना क्वाइल की संख्या, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक है। चलिए आगे चलिए 19 नंबर, चलिए 19 नंबर, चलिए 19 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण पिच वाइंडिंग में क्वाइल पिच होता है। पूर्ण पिच वाइंडिंग में क्वाइल पिच होगा। पूर्ण पिच वाइंडिंग में क्या होता है कि क्वाइल पिच के बारे में बता रहा है, तो क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होगा। क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होगा। क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होता है। 1 नंबर इसका क्या होगा, सही होगा। क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होगा। क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होगा, ठीक है। क्वाइल पिच पोल पिच के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी वही है, क्वाइल पिच और पोल पिच, इसमें भी वही देखिए क्वाइल पिच पोल पिच। यानी मिस्टेक दिया है तो यानी 2 में से कोई एक आप लगा सकते हैं, या ए लगाइए बी लगाइए, दोनों मैटर सेम है, ठीक है। तो ये भी हम आपको पिछले क्लास में जो है ना बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में सारा डीसी में, फिर भी आप समझ लीजिए
देखिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये देखिए नॉर्थ और इधर साउथ, यानी दो पोलों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोले थे, किन्हीं भी दो संलग्न पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते थे, पोल पिच यानी वाईपी। और किन्हीं दो एक्टिव क्वाइल, किसी भी एक क्वाइल के दो एक्टिव सिरों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाइल पिच, यानी हम इसको क्या कहेंगे, क्वाइल पिच यानी वाईसी। और ये आपस में क्या होता है, पूर्ण पिच वाइंडिंग में, पूर्ण पिच वाइंडिंग में ये आपस में बराबर होता है। क्लियर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित 32 खांचे, 16 कुंडलियों और 16 ध्रुवों वाली सीलिंग फैन मोटर में निम्न में से कौन सा अंतः संपर्कन सही है, कौन सा अंतः संपर्कन सही है। तो ये फिगर को देखिए आप गौर से, जब आप बाइंडिंग फिगर को देखिएगा तो ये अंतः संपर्कन आपको बताएगा कि सामने वाले हिस्सों से कम भार है। ये सामने वाले जब ऐसा रहेगा 32 खांचे और 16 कुंडली और 16 ध्रुवों की सीलिंग फैन मोटर के लिए तो कौन सा अंतर संपर्कन सही है, तो सामने वाले हिस्सों से कम भार होगा। ये जो देख रहे हैं ये सब। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है उसको समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल है और कुंडलियों की संख्या 16 है, यानी क्वाइल की संख्या क्या है 16 है और पोल की संख्या 8 है, और यहाँ कर रहा है मुख्य कुंडलियाँ की संख्या प्रारंभिक कुंडलियों की संख्या के बराबर है, तो इस प्रकार तो यह डैश प्रकार की बाइंडिंग होगा। ये समझिएगा कि जितना जो है ना, जितना आपका क्या होगा मुख्य कुंडली में होगा और उतना ही प्रारंभिक कुंडली होगा। तो इस केस में आपको बताना है कि ये क्या होगा, तो ये होगा पूर्ण कुंडली, यानी कि पूर्ण कुंडली होगा, ये पूर्ण कुंडली प्रकार की संख्या होगा। ये ए नंबर सही होगा। आप इसको समझ लीजिए, इसको पहले आप समझिए कि ये पूर्ण कुंडली है, यानी पूर्ण मतलब होल, यानी इस प्रकार के बाइंडिंग में क्या होगा, कोई भी खांचा रिक्त नहीं रहता है, यानी पूरा का पूरा इसमें क्या रहेगा, भरा रहेगा। इसलिए तो बोल रहा है कि जितना मुख्य कुंडली संख्या होगा उतना ही प्रारंभिक कुंडली के बराबर होगा, तब हम उसको कहेंगे पूर्ण कुंडली। ठीक है, पूर्ण कुंडली यानी कि फुल्ली बाइंडिंग, फुल बाइंडिंग होगा ये। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जब ये बराबर के केस में, अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक 16 पोल वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रीवाइंडिंग में एक अथवा दो पोल की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो, तो देखिए पोल दिया है 16, एक 16 पोल वाली कैपेसिटर प्रकार पंखे की मोटर है, रीवाइंडिंग में यदि एक या दो पोल की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत है, यानी जो वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें एक दो पोल का वाइंडिंग की ध्रुवता अगर गलत हो जाएगा तो क्या होगा, पंखा शोर करेगा। उसमें पूछ रहा है कि आपका पंखा शोर करेगा, आपको ये बताना है। फिर दूसरे नंबर में पूछ रहा है कि धीरे चलेगी, और उसके बाद सी नंबर में नहीं चलेगी, चौथे में कह रहा है तेज चलेगा। तो ये जानिए कि अगर एक दो बाइंडिंग हम गलती कर दिए हैं, ठीक है ना, एक या दो पोल की बाइंडिंग अगर उसकी ध्रुवता अगर गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो पंखा क्या होगा आपका धीरे धीरे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे चलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 22 नंबर समझ गए? चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी मोटर की बाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है। ये सारा हम देखिए थ्योरी लेक्चर में दे चुके बाइंडिंग का। बाइंडिंग में लगभग बहुत सारा 8-9 लेक्चर आपको मिलेगा, और ख़ास करके बाइंडिंग में जो है ना बास्केट बाइंडिंग होता है, कंसंट्रिक बाइंडिंग होता है, नन ओवरलैप चैन टाइप का बाइंडिंग होता है, फ्लैट लूप नन ओवरलैप हो गया,
स्क्यू वाइंडिंग हुआ, डायमंड, इनोवल्यूट कॉइल बाइंडिंग, ये सारा 8 प्रकार के बाइंडिंग को हम बता चुके हैं इसी प्रकार का। ये 2 दिन का लेक्चर है, आप वहाँ जाकर के देख लीजिए, वो सारा डिस्कशन किए हैं ब्रीफ में। फिर भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यदि किसी मोटर की बाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह क्या होगा, एक ही केंद्र का रहा है। सभी, यदि किसी मोटर की बाइंडिंग के समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही होगा, एक ही केंद्र होगा। देखिए ऐसे हम लोग किए बाइंडिंग, देखिए फिर उसके ऊपर में हम दूसरा किए, देखिए सबके लिए एक ही केंद्र हो रहा है ना, सब कुंडली के लिए एक ही केंद्र है। तो इस प्रकार के हम वाइंडिंग को कहते हैं कंसंट्रिक यानी संकेंद्रीय वाइंडिंग। जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो होगा मेरा सही। अब देखिए कंसंट्रिक वाइंडिंग को हम समझ लें। इस प्रकार में क्या होगा, क्वाइल क्या होगा, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है क्या, नहीं, एक क्वाइल, ये क्वाइल है, ये क्वाइल एक हो गया, ये दूसरा देखिए एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पे चढ़ा हुआ नहीं प्रतीत होगा। साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, इस वाइंडिंग में हमको बहुत मेहनत का जरूरत पड़ता है। और मुख्य इसकी विशेषता क्या है कि इसमें अधिक शीतलन कूलिंग स्पेस प्राप्त होता है। और इस प्रकार के वाइंडिंग का जो हम लोग उपयोग करते हैं सिंगल फेज मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग इसी प्रकार के बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पे क्या हुआ, चढ़ा हुआ नहीं रहेगा। इसमें अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसमें कूलिंग जो होगा, कूलिंग स्पेस ज़्यादा आपको मिलेगा। और इसको हम लोग प्रयोग करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, एक ही केंद्र होगा, संकेंद्रीय में एक ही केंद्र रहता है, मात्र एक ही केंद्र पे सारा वाइंडिंग क्या हुआ रहेगा, ये एक वाइंडिंग, ये 2 वाइंडिंग हो गया, ये देखिए तीसरा वाइंडिंग हो गया। सब क्या होगा, एक ही केंद्र पे किया हुआ, जैसे 1 2 फिर ये देखिए 3, और तीनों का केंद्र सेम है। और एक दूसरे पे क्या होगा, ये चढ़ा हुआ प्रतीत नहीं रहेगा क्वाइल, एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पे चढ़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्प्लिट फेज मोटर बाइंडिंग में, स्प्लिट फेज मोटर बाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखिए कोई भी अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो इसमें 2 प्रकार के बाइंडिंग होती है। देखिए एक मुख्य कुंडलन का अर्थ हो गया मेन बाइंडिंग, और प्रारंभिक कुंडलन का अर्थ हो गया स्टार्टिंग बाइंडिंग। मेन वाइंडिंग और प्रारंभिक वाइंडिंग के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। देखिए ऐसे रहेगा, अगर ये मेन वाइंडिंग है, एम मतलब मेन वाइंडिंग, और ये देखिए अगर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो ये मेन वाइंडिंग, ये एस हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में आप देखिए, ये मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग में के बीच में क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण है। इसलिए ये याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फेज मोटर में स्थापित की जाने वाली बाइंडिंग प्राय 10 प्रकार की होती है। अभी तुरंत बताएं कि एक फेज यानी सिंगल फेज मोटर में हम लोग जो बाइंडिंग प्राय कैसा लेते हैं, प्राय बाइंडिंग हम लोग लेते हैं संकेंद्रीय लेते हैं, कंसंट्रिक लेते हैं। जस्ट बताए ना कि इसका एक ही केंद्र होगा और इसी के ऊपर में बाइंडिंग किया हुआ रहेगा, सबका एक ही केंद्र रहेगा। और एक क्वाइल दूसरे क्वाइल पे क्या होगा, ओवरलैप नहीं होगा, और इसमें कूलिंग स्पेस ज़्यादा रहता है। इसलिए इसमें हम ज़्यादातर सिंगल फेज मोटर में संकेंद्रीय बाइंडिंग करते हैं, इसमें अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए। अब ये आपको फिगर दे दिया है, फिगर दे करके ये बता रहा है, इसमें बताना है आप लोगों कि आखिर ये किस प्रकार का बाइंडिंग है, इसको समझना है। देखिए किस प्रकार का बाइंडिंग है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको गौर से जब देखेंगे तो ये गौर से जब देखिएगा, देखिए ये जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको बाइंडिंग शायद इस तरह का नज़र आएगा। देखिए किस तरह का आपको नज़र आएगा जब आप बहुत गौर से देखेंगे। तो इस प्रकार के बाइंडिंग को आप लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के बाइंडिंग जब किसी का एक ही केंद्र रहेगा और उसके ऊपर में एक क्वाइल, फिर देखिए ये दूसरा क्वाइल, फिर ये तीसरा क्वाइल,
केंद्र एक ही है और उसके ऊपर में हम लोग कॉइल कर रहे हैं। तो इस प्रकार के ये जो फिगर जो दिया है ये है कंसेंट्रिक वाइंडिंग का फिगर है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।